फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या होता है हमारे पास? फार्मूला यूनिट हमारे पास शो करता है सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NaCl से मुराद ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक सोडियम होगा और एक क्लोरीन होगा, नहीं। ये बेसिकली बहुत बड़ा जाल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। चूंकि हमें क्लोरीन। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम किसी भी क्वेश्चन में मालूम नहीं होते हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सोडियम और एक क्लोरीन उठाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। और जितने भी, ये बात याद रखो, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ही हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, उसमें हमें सारे क्रिस्टल में एटम्स की तादाद मालूम नहीं होती है, लेकिन इतना पता होता है कि हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। क्लोराइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा BaCl2। अब BaCl2 से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि यहाँ पर क्या होंगे, एक Bl के साथ तो क्लोरीन बॉन्डेड होंगे, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। जब इस तरह का सिचुएशन हो तो ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या लेकिन है, ये, इसमें तो हमें क्लोरीन के एटम शो हो रहे हैं, 2 एटम। हाँ, यहाँ पर दो क्लोरीन एटम एक बेरियम, सॉरी, बेरियम एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग दूसरा देख ले, कोवलेंट कंपाउंड, तो कोवलेंट कंपाउंड का अगर हम H2O उठाते हैं तो ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल में सिंपल दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। दूसरी बात ये याद रखें, आयनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर Na पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और क्लोरीन जी। पर, यहाँ पर NaCl में क्लोरीन पे नेगेटिव। क्लोरीन पर नेगेटिव और सोडियम पर सो पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हम H2O पर ना हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं ना ऑक्सीजन पर, क्यों, क्योंकि ये कोवलेंट ऑक्सीजन। कंपाउंड है। और कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गेन और एटम प्लस शेयर्स हो रहे नहीं होती, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, इसी वजह से उस पर ना पॉजिटिव चार्ज मुकम्मल होता है ना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव। हाँ, अब यहाँ पर एक और फार्मूला है, ये तो केमिकल फार्मूला हो गया। केमिकल फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर शो करता है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले से हमें मिलता है बेसिकली। और एम्पेरिकल फार्मूला तब मिलता है जब हम माने केमिकल फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, आसान कर देते हैं, उसके एटम्स की तादाद को और भी कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर C6H6 है तो इसमें से एक ऐसा नंबर उठाते हैं जिस पर सारे नंबर तकसीम हो सकते हो। तो इसमें से अगर मैं 6 उठाता हूँ, 6 जी। 6 क्या आता है, CH। अब CH हमें ये शो नहीं कर रहा, यहाँ पर C6H6 से मुराद है कि ये बेंजीन है, लेकिन CH से मुझे कुछ भी नहीं पता चलता कि ये क्या है, बेंजीन है या नहीं है। लेकिन सिंपल इससे सिंप्लीफाई किया हुआ है कि इसमें एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन आएगा, सिर्फ इससे ये मालूम होता है, बाकी एम्पेरिकल फार्मूले से हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। तीसरी बात ये याद रखो कि हमारे पास अगर केमिकल फार्मूला मौजूद है तो केमिकल फार्मूला सिर्फ हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका साख्त नहीं बताएगा। हमें किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का या किसी भी कंपाउंड का अगर कोई साख्त बताता है कि वो हमारे पास एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट है या 3D स्पेस में कैसे प्रेजेंट है, तो वो हमें कौन क्या चीज बताएगी, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O वाटर के लिए बनाता हूँ तो वो इस तरह है कि इसमें एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन इस तरीके से बन है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिस तरह मैंने ड्रा कर दिया। या यहाँ पर अगर आप लोग देख ले बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड है लेकिन इस तरह का बॉन्ड है कि एक रिंग सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। फॉर्मूला। हमें अगर दो मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएशन करने हैं, फॉर एग्जांपल
अगर हम C6H12 और 6 लिखते हैं तो ये किस चीज का फॉर्मूला है हमारे पास? ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किस चीज का? ग्लूकोज ग्लूकोज का। का। लेकिन ये फार्मूला हमारे पास फ्रक्टोज का भी है, ये फार्मूला हमारे पास गैलेक्टोज का भी है, ये फार्मूला दो और कंपाउंड्स हैं उनका भी है। तो इसका मतलब है कि गैलेक्टोज में भी कितने कार्बन है? 6 है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? उसमें भी 6 है। फ्रक्टोज में कितने कार्बन है? उसमें भी 6 है। तो ये सारों में कार्बन की तादाद सेम है, तो फिर भी ये एक दूसरे से डिफरेंट किस बेस पर है? स्ट्रक्चर के बेस पर, साख्त की बेस पर, के वो एनवायरनमेंट में मौजूद कैसे हैं, 3D स्पेस में कैसे नजर आते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस में नजर कैसे आते हैं। इसी वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अच्छा, केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन तो मैंने की थी, इसको समझ गए स्ट्रक्चर फॉर्मूला को, या दोबारा बता दूं? इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है? ये आबिदा हुसैन, मुसरत जहां, नादिया, नाजिया। सर मैं रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ। तो क्वेश्चन तो कर लिया करो, माइक तो अनम्यूट करो ना आप लोग, माइक भी ऑन नहीं कर सकते। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आई है। झूठ मत बोलो, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है आप ही बता दो चलो। हमें भी ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमें बताइए, स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। लेकिन आप रास्ते में सुबह बताओ। चलो स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। नहीं समझे ना, मुझे पता है, लेकिन आप लोग पता नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर मैं 15 मिनट का क्लास में सब कुछ खत्म कर दूंगा, ये लेक्चर सेंड कर दूंगा, बाकी आप लोग। सॉरी सर, देखो अभी उस टाइम ना मैं ड्यूटी पे थी, तो मैं बस अच्छा में इस तरह है इंतजार ना, में और रास्ते में आ गई इधर। मैं लास्ट ये वाले क्लास मैंने के नहीं सुना है मैं ये क्लास के आखिर में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा चलो मैं इसको दोबारा कराता हूँ, क्लास के आखिर में ये टाइम टेबल वगैरह सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला बेसिकली हमें किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की तादाद को शो करता है। यानी कि उसके हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या इसके अलावा कोई और चीज है, तो ये कितने एटम से बना है और कौन कौन से एटम से बना है और कौन कौन से एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड किस तरह है, तो वो क्या है? केमिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से मुराद क्या है? CO2। CO2। ठीक है। अब ये क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है CO2, इसका केमिकल फार्मूला है किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे हमें ये मालूमात मिलती है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? हाइड्रोजन नहीं है, एक नहीं कार्बन है, है, 2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ठीक है। तो तो हमें केमिकल फार्मूले से ये मालूमात मिलती है कि इसमें ये चीज मौजूद है, ये चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। कार्बन। दूसरा, अगर हम H2O को देखते हैं तो H2O में कितने कार्बन है? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है, माशाल्लाह। H2O में कितने कार्बन एक है? ऑक्सीजन, एक 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और इसमें दो कार्बन और कितने? एक कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को इतना मालूम तो हो गया कि केमिकल फार्मूले से हमें क्या मालूमात मिलती है कि इसमें कौन सा एटम है और कितने एटम मौजूद है, इतनी मालूमात मिल गई। जी। अच्छा, यहाँ पर दूसरा है C6H6, इससे क्या मुराद है कि इसमें कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन नहीं है सर। इसमें ऑक्सीजन नहीं हाँ। है, ठीक है। तो हमें अगर हमें कोई कहे कि बेंजीन में ऑक्सीजन है या नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? इसके केमिकल फार्मूले से। इसका केमिकल फार्मूला हम लिखेंगे, केमिकल फार्मूले से हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C6H6।
तो हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, तो हम डायरेक्टली हर एक को कह सकते हैं कि बेंजीन में ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात याद रखें, अगर हमें कोई कहे कि ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर यह बात याद रखें ऑक्सीजन कि हमें कोई कहे कि ग्लूकोज का फार्मूला ड्रा करो, तो मैं यही फार्मूला ड्रा करूंगा। कोई मुझे कहे फ्रक्टोज का फार्मूला ड्रा करो, यही फार्मूला ड्रा करूंगा, उसमें भी यह होते हैं। अगर मुझे कोई कहे गैलेक्टोज का फार्मूला ड्रा करो, यही फार्मूला ड्रा करूंगा। तो फिर सर मुझ ये फार्मूला आप तब ड्रा करेंगे ना, कोई आपको कहे कि केमिकल फार्मूला ड्रा करें, हाँ केमिकल फार्मूला। स्ट्रक्चर अगर फार्मूला तो ये नहीं मैं होगा ना सिर्फ इसका। ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, मैं कहूंगा 6, हाइड्रोजन कितने होंगे 12, ऑक्सीजन 6। 12। ठीक है, अब मुझे कोई गैलेक्टोज का कहेगा कि ग्लूकोज में कितने कार्बन, मैं कहूंगा 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो वो मुझे कहेगा कि एक दूसरे से फिर डिफरेंट कैसे है, उसमें तो कार्बन की तादाद सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। तो इसका जवाब है स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर फार्मूला बेसिकली हमें बताता है 3 डायमेंशन स्पेस में उस कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की साख को। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास एनवायरनमेंट में कैसे प्रेजेंट है, 3D स्पेस में कैसे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोग देख लें H2O को, तो H2O हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में बन सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरह भी बन सकता है कि मैं इस तरह का स्ट्रक्चर रखा हूँ, इस तरह भी बन सकता है या नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं, वाटर इस तरह के स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरह के स्ट्रक्चर में मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन के बिल्कुल, ये बिल्कुल उंगलियों की तरह, अगर हम उंगलियों को, 2 उंगलियों को इस तरह पकड़ लें तो बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला हुआ है, ना कि बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन हो तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे हमारे पास आएगा भी कि हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये एक दूसरे से डिफरेंट किस बेस पर है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, ना कि केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हमें उस मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को बताता है, और एटम बताता है कि ये एटम उसमें मौजूद है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला हमें एटम्स की सिंपलेस्ट यानी बहुत सादा नंबर किसी भी कंपाउंड में मौजूद है वो बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, C6H12 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे क्या फार्मूला हमें मिलेगा? इसको, इस सारे मॉलिक्यूल को एक ऐसे नंबर पर तकसीम करो कि इस सारों में से वो तकसीम हो सके, तो वो कौन सा नंबर होगा? 6 पे हो सकता है। 6 पर। तो क्या होगा? 6 किंचे होगा, 6 खत्म हो गई। ठीक है, फिर क्या होगा? H2 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 होगा। H2 आ जाएगा, हाँ, और O 18 रह जाएगा एटम। O एक रह जाएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O होगा। सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर H2O की अगर हम बात करते हैं, H2O का क्या होगा? H2O के लिए ऐसा नंबर नहीं है कि इसको तकसीम करे तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला वही रहेगा। वो तकसीम हो नहीं सकता, ऐसा नंबर नहीं है कि H2O को तकसीम करो तो वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर दूसरा है C6H6, इसको तकसीम करो तो क्या मिलेगा? चेकिन चे हो जाएगा, चेकिन चे। तो हमारे पास क्या मिलेगा? CH सैंपल मिलेगा। तो केमिकल फार्मूले में से अगर हम एटम की तादाद को आसान कर दे, तकसीम कर दे एक दूसरे पर, और हमें ऐसा फार्मूला मिले कि एक आसान सा फार्मूला हो, तो वो क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हमारे पास एक दो कंपाउंड है या बहुत ज्यादा हमारे पास एटम की तादाद भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, फिर भी दो कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसका पता कैसे चलेगा? स्ट्रक्चर की वजह से, कि वो हमारे पास एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में या 3D स्पेस में कैसे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं या मौजूद है।
केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो तो ऑलरेडी डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द रिपल्सिव फोर्स इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है या गलत है? मैं इस तरह करता हूँ कि ये क्या है, मुसरत जहां हो गई, नजमा रहमान, नादिया, नसीर, मुसरत और क्या है, नाजिया, इनको एप्लीकेशन लिखता हूँ कि इनका माइक ऑन कर दें ताकि ये क्लास में इंटरेस्ट ले लें। वरना ये है ही नहीं, मुझे पता है ये सिर्फ इन्होंने मोबाइल ऑन किया हुआ है, बाकी रखा है, क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं है इनका। केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसको हमने कल डिस्कस किया था। चलो 2 स्टूडेंट्स ने तो ऑन कर दिया। अब इन्हीं से क्वेश्चन करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? किसी को नहीं पता? रिएक्शन से जो बनेगा। क्या होगा? मैंने इसको कल डिस्कस भी किया था लेकिन आप लोग इंटरेस्ट ले रहे तो फिर ना दोबारा यहाँ पर आए। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? कोई भी दो एटम जो क्या होगा? एनी कोई भी दो एटम इंटरेक्शंस। जो इंटरेक्शन से Interaction. बनेंगे वो ठीक उसको केमिकल बॉन्ड कहेंगे। हाँ ठीक है, इंटरेक्शन होगा। या दूसरा क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस। कौन से फोर्सेस? कंपल्सिव। यहाँ पर क्या लिखा है? Attractive. अट्रैक्टिव लिखा है, रिपल्सिव? Attractive. अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक अट्रैक्टिव है। Attractive. फोर्सेस। रिपल्सिव क्यों नहीं? रिपल्सिव से तो रिपेल होंगे, रिपेल होंगे, वो फिर बॉन्ड जाएंगे नहीं एक दूसरे बनेगा। से। बॉन्ड तभी बॉन्ड बनेगा नहीं जब बने, जब क्या हो, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन हो, फोर्सेस किसी भी होंगे। चीज में अट्रैक्शन हो तो वही एक दूसरे Attraction. के साथ आएंगे, घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर रिपल्शन हो रही है तो बॉन्ड तब नहीं बनेगा बल्कि वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड के मुख्तलिफ अकसाम हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड। आयनिक मेटालिक। बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयंस इलेक्ट्रो शेयर आयन नहीं, इसमें क्या होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर और गेन होती है, इसमें ट्रांसफर शेयरिंग होता नहीं होती है। है। जी जी, ठीक है, ट्रांसफर इसी और वजह गेन। से जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देख ले क्या लिखा है, Hmm. अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट ऑपोजिट। चार्ज। ऑपोजिट चार्ज का मतलब है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर देते हैं और क्या बना देते हैं? केमिकल बॉन्ड। Bond. कंपाउंड बना देते हैं। बॉन्ड नहीं, हाँ कंपाउंड, कंपाउंड बॉन्ड भी आप लोग Compound. कह सकते हैं, ठीक है आप लोग के साथ। Hmm. अच्छा, दूसरा है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? जब दो एटम आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करेंगे तो वो क्या होगा? Target. कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट। क्या होगा। था? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब होगा जब, अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? दो एटम्स के दरमियान, लेकिन ये दो एटम्स दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरा शेयर नहीं करेगा तब क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह होता है कि दोनों एटम शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O बन रहा है तो इसमें हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि सिर्फ हाइड्रोजन शेयर करे तो फिर क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सर तीसरा, H2 कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं हुआ। क्यों नहीं है? H2O तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, किसने कहा नहीं है? H हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने लिखा था, ये देखो H2O, मैंने यहाँ पर H2O के लिए क्या लिखा है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा है। कहाँ पर है? और इसके अलावा भी था, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लो क्या लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिखा है। हम्म, तो ये क्या होगा? ये कौन सा कंपाउंड है?
कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है, ना कि इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है? सिंपल, मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास किस चीज में पाया जाता है? मेटल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें मेटेलिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, ये एक फोर्स होता है जो कि रखता है किस चीज को? एटम्स को मेटेलिक सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा जितने भी है, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें, इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्रांसफर शेयर। होगा, ट्रांसफर होगा, आयनिक है, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा, ठीक है। सोडियम पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा, सोडियम पॉजिटिव दे आएगा, रहा है ठीक है। इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेगेटिव आएगा। तो ये क्या होगा? अच्छा, ये बात भी याद रखिए, यहाँ पर लिखा है जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको हम, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम उसे क्या कहेंगे? केटाइन कहेंगे, केटाइन। केटाइन कहेंगे। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो केटाइन होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा? एनाइन। एनाइन होगा। यहाँ पर अब क्लोरीन क्या होगा? ये केटाइन होगा, क्या होगा? एनाइन। उस एनाइन है, केटाइन होगा क्लोरीन। या एनाइन? नेगेटिव चार्ज। एनाइन होगा, एनाइन। ठीक है। ये एनाइन है, ये केटाइन है, मोको सोडियम केटाइन है। केटाइन, ठीक है। सोडियम के टाइम अच्छा, यहाँ पर दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होते हैं? शेयरिंग शेयरिंग। होती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, यहाँ से ये एटम इलेक्ट्रॉन सॉरी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ट्रांसफर देखें, और ये दोनों शेयर कर शेयरिंग। रहे हैं, ठीक है। ये इस एटम का हाथा है, ये दूसरे एटम का हाथा है, तो ये क्या है? शेयर कर रहे हैं। जब शेयर कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट ठीक बॉन्ड। है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है ये एटम, और इस इलेक्ट्रॉन को ये भी खींच रहा है, ये भी खींचे। ठीक है। जिस तरह हम रस्सी को दोनों तरफ से खींचते हैं तो ये क्या होगा? शेयरिंग होती है, ना रस्सी एक तरफ जाती है ना दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हमारे बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एक्सेट्रा जितने भी हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। बस ये बात जरूर याद रखो, ठीक है, कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम शेयर करता है, दूसरा नहीं करता। दूसरा नहीं करता, कंप्लीट शेयरिंग। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम इसने ने शेयर शेयर किया, किया। ठीक है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल शेयर कर रहा है, दूसरे शेयर नहीं कर रहा नहीं है। कर। अब देखो ये दो स्टूडेंट्स अभी आ गए हैं। अच्छा, तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो फिर क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, हाँ जितने गोल्ड। भी मेटल्स हैं, गोल्ड में बिल्कुल, हाँ। अच्छा, उस मैंने आपसे इस आप लोगों से पहले बताया था कि क्या है ऑक्सीडेशन। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, कौन सा रिएक्शन? कंबस्शन कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं, इनको भी जरा समझो। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, या कोई एटम ऑक्सीजन को, या मॉलिक्यूल, सिर्फ एटम नहीं मॉलिक्यूल भी ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लॉस कर, इन तीनों सिचुएशन में अगर कोई भी चीज है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या
ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन लॉस gain होता होता है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन। इसके उलट अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन का मतलब है हासिल करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है या ऑक्सीजन लॉस होता है या हाइड्रोजन गेन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन। reduction अब यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ए ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? oxidation ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तो ये क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, ए एक चीज है, केमिकल है, कंपाउंड है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या होगा? reduction ऑक्सीडेशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इससे प्रोडक्ट बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लास्ट हो गया, उसने दे दिया, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन नंबर का है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। oxidation तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिएक्शन अगर आप लोग पहले वाले रिएक्शन को दोबारा रिवाइज करें, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, बेसिक इस पर ऑक्सीडेशन नंबर अभी क्या है? 0। zero ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीडेशन नंबर plus 2 +2। ठीक है, 2 अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन गया तो कॉपर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन हो गई? बेसिकली ये बात याद रखें, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर पर +2 चार्ज है, यहाँ पर कॉपर 0 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन हो गई? reduction इसकी रिडक्शन हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है। और अगर आयरन को देखते हैं तो आयरन पर पहले क्या था? 0 था, अब क्या है? +2, तो इसकी क्या हो plus गई? 2 oxidation आयरन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि आयरन ने दो गेन इलेक्ट्रॉन किया। दिए हैं, गेन नहीं किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो एटम पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसी वजह से आयरन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सही है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, आयरन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था? 0 था, यहाँ पर अब 2 चार्ज हो गया, तो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिए हैं। किसको? दे दिए कॉपर को। तो कॉपर जब जो यहाँ पर आप लोग देख ले, रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो अब इस पर जो 2 पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज किस वजह देता है? प्रोटॉन्स की वजह से, तो इस पर क्या होगा? Cu। अब ये क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। दूसरे स्पीशीज को अगर आप देख ले, MnO2 है, यहाँ पर मैंगनीज Mn पर +4 चार्ज है, और ये कितने चार्ज में कन्वर्ट होगा? इसका चार्ज +2। तो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को उतना ही गेन कर लिया है, तो ये क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है,
माइनस नेगेटिव यहाँ पर अब क्या है, इस पर 0 है, तो ये क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ठीक है। Fe2O3 यहाँ पर क्या है, इस पर मेरे ख्याल में 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन इस पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर देख लो, इस क्या मसला है, जरा बता देना कोई। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आप लोग बता दो, शाबाश। यहाँ पर चलो ये लिखा भी है, चलो यहाँ पर रिडक्शन किस चीज की हो रही है, आयरन की, और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसे हो, ऑक्सीडेशन ये रिएक्शन समझा दे बस, फिर मैं क्लास को खत्म भी कर दूंगा। माशाल्लाह पार्टिसिपेंट कम हो रहे हैं। रिडक्शन में ये नादिया नासर और नाजिया, इनको कौन कहेगा कि ऑनलाइन हो जाओ। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। आयरन बस बता दो, इसमें से अगर आप लोग देख ले, रिडक्शन इसकी कैसे हो रही है, Fe2O3 की रिडक्शन कैसे हो रही है। ये आयरन ऑक्साइड है, जो हमारे पास खाम माल में आयरन मिलता है यार, इसको हम क्या कहते हैं, आयरन को आप लोग क्या कहते हो उर्दू में, अच्छा दूसरा डेफिनेशन जरा याद कर ले, क्या था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख ले क्या हो रहा है, Fe2 से O3 से क्या हो रहा है, इसके साथ अभी ऑक्सीजन है, नहीं नहीं है, नहीं है, ऑक्सीजन लॉस तो हो इस गया है, वजह से ये क्या होगा, क्या लिखा है इस पर, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक रिडक्शन है, होगा, तो इसी वजह से आयरन की यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन और यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप लोग देख ले, इसके साथ कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, नहीं नहीं ये ओ नहीं है, मतलब एक ही है, एक है। एक ठीक है है, अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लो, इसके साथ अभी कितने ऑक्सीजन है, दो दो मॉलिक्यूल दो, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो गई, आयरन ऑक्साइड की आयरन रिडक्शन। रिडक्शन हो गई। समझ गए या नहीं, सर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इन दोनों को होने के लिए इनकी डेफिनेशन में जो 3 पॉइंट देंगे उन तीनों का फिल होना जरूरी है, क्या मतलब या है, अगर दोबारा कोई एक भी पॉइंट, एक भी पॉइंट हो, हाँ मतलब हाँ हाँ, ये सही है, हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन में 3 पॉइंट हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ यहाँ पर ऑक्सीजन, ये लॉस बात ऑफ याद रखो, हाइड्रोजन। और लिख लो, एक ही होता है, और लिख लो, या तो और लॉस ऑफ ई होगा, या वो गंदी है, या हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। जब इन तीनों में से एक भी हो जाए तो वो क्या एक ही होगा, भी होगा, एक, सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक को हम देखेंगे, और कुछ चीजों की जरूरत एक नहीं को है। हम एक भी हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो हमें पता चल गया कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लॉस कर दिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव बिल्कुल चार्ज है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा, फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे। अगर ऑक्सीजन भी नहीं, फिर हम किस चीज को देखेंगे, तीसरा वाला डेफिनेशन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, हमारे बॉडी में, ये शोर ना करे ना, तीनों पॉइंट में से अगर एक पॉइंट भी हमें मिल रहा है तो उसकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं। ओके। अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, NAD हमारे बॉडी में इस कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि जो ग्लूकोज से एनर्जी जब हम लेते हैं या ATP बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये बड़ा किरदार अदा करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये क्या करता है, जरा देख ले,
NAD पर क्या चार्ज को छोड़ा अभी, चलो NAD हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, NADH बनाता है। H ठीक है, अब NAD के साथ क्या चीज आ गई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया। हाइड्रोजन। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन आ गया तो क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। रिडक्शन। तो इसका क्या होगी, NADH की क्या हो गई, रिडक्शन रिडक्शन हो गई। रिडक्शन हो गई। आप समझ गए या नहीं? जी जी समझ गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, दूसरा है। हाँ चलो यहाँ पर अब वही NAD हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर लैक्टेट से पायरुवेट जब बनता है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, बस सिर्फ इतना समझो। यहाँ से NADH बन गया। अब NADH की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी? NAD की चलो रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। NAD रिडक्शन है, उसने हाइड्रोजन गेन किया है ना। गेन किया है हाइड्रोजन, और लैक्टेट की क्या हो गई, लैक्टेट लैक्टेट अगर हाइड्रोजन। आप लोग यहाँ पर देखें क्या लिखा है, ये सारा सेम है, नीचे में सेम है, नीचे जी सेम है, नहीं इसमें इसमें भी सेम है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। एक ये हो गया, एक ये हो गए, दो हो गए। जी यहाँ पर वो दो हाइड्रोजन कहाँ पर गए,